प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात हो रही है आसिफ अली ज़रदारी साहब को जो इस वक्त इम्यूनिटी उनको हासिल है हमारे मुल्क के आइन के तहत, आर्टिकल 248 के तहत। उसके हवाले से जब बात की जाती है तो ये कहा जाता है कि जी वो जो इम्यूनिटी है वो सिर्फ पाकिस्तान स्पेसिफिक है, पाकिस्तान के अंदर उन्हें अवेलेबल है। जो स्विस केसेस की बात की जाती है वहाँ पर उनके साथ क्या होगा, क्या वो केसेस खुल सकते हैं, क्या वहाँ पर इंटरनेशनल लॉ में कोई प्रोविजंस उनको ऐसी हैं जो प्रोटेक्ट करती हैं। इसके हवाले से हम बात करते हैं इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट और सीनियर एडवोकेट अहमद बिलाल सूफी से। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अहमद साहब, ये फरमाइएगा कि आप जानते हैं एनआरओ का फैसला भी आ गया तफसीली, और हर दूसरे इदारे के अंदर, हर खबर के अंदर आसिफ अली ज़रदारी साहब के कभी जाने की बात होती है, कभी ये कहा जाता है कि जी स्विस केसेस खुल सकते हैं, उनको वहाँ पर प्रोसिक्यूट भी किया जा सकता है। अब क्या आपको क्या लगता है कि इंटरनेशनल लॉ किस तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है इस वक्त आसिफ अली ज़रदारी साहब को? देखिए जी, मैं सिर्फ कानूनी पहलू के हवाले से बात करूंगा। जो बैनुल-अक़वामी कानून है उसमें कॉन्सेप्ट है सॉवरन इम्यूनिटी का जी, यानी किसी भी मुल्क के बैठे हुए सदर के खिलाफ कोई मुकदमा किसी डोमेस्टिक कोर्ट में शुरू नहीं हो सकता। सो आसिफ अली ज़रदारी साहब को इस वक्त वो डिफेंस अवेलेबल होगा स्विस प्रोसीडिंग्स में। सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी है वो ये कहा है कि आप अपनी दरखास्त जो है, जो विड्रॉ हुई थी, उसको दोबारा रीफाइल समझें, जिसका बेसिकली मतलब ये है कि बेसिकली जो क्लेम पाकिस्तानी गवर्नमेंट का था उस एसेट्स के हवाले से वो इंटैक्ट रहेगा, लेकिन प्रोसीडिंग्स अभी आगे नहीं चल सकती मेरी जाती राय में, क्योंकि स्विस कोर्ट्स भी सॉवरन इम्यूनिटी के कानून को समझते हैं और उस हवाले से वो इन प्रोसीडिंग्स को आगे नहीं कमेंस करेंगे। ये भी मैं एक्सप्लेन कर दूं कि सॉवरन इम्यूनिटी का कानून जो है वो इस यूरोप में खासा उस पर अमल दरामद होता है, और इसलिए जो सिटिंग प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर्स हैं जिनको अपने डोमेस्टिक कवानीन के नीचे इम्यूनिटी है, उस इम्यूनिटी का वो एहतराम करते हैं। ये कॉन्सेप्ट डोमेस्टिक लॉ से सेपरेट है, ये इंटरनेशनल लॉ का कॉन्सेप्ट है। सो आइन के नीचे उनको इम्यूनिटी है या नहीं है ये एक अलग बहस है। इसका फैसला जो भी हो उसका ताल्लुक सॉवरन इम्यूनिटी के आर्गूमेंट पे नहीं होगा। वो डिफेंस आसिफ अली ज़रदारी साहब को स्विस कोर्ट में अवेलेबल रहेगा। अहमद साहब, ये फरमाइएगा कि एक यहाँ पर यूएन कन्वेंशन है ऑन जुरिस्डिक्शनल इम्यूनिटीज ऑफ स्टेट एंड देयर प्रॉपर्टी 2004 का, ये प्रोटेक्शन देता है या देयर इज सम अदर कन्वेंशन दैट गिव्स द प्रोटेक्शन ऑफ सॉवरेन इम्यूनिटी? देखिए, ये जो है ये स्टेट इम्यूनिटी के कॉन्टेक्स्ट में है। इस हवाले से पाकिस्तान में भी कानून साजी स्टेट इम्यूनिटी एक्ट मौजूद है, दूसरे ममालिक में भी है। ये एक दूसरा कॉन्सेप्ट है सॉवरेन इम्यूनिटी के अलावा जो स्टेट इम्यूनिटी को डील करता है, जो बेसिकली कहता है किसी स्टेट के खिलाफ भी आप कोई मुकदमा किसी और कोर्ट में नहीं फाइल कर सकते डोमेस्टिक लॉ में। सॉवरेन इम्यूनिटी का जो कानून है ये कस्टमरी नॉर्म से डेवलप हुआ है। इंटरनेशनल लॉ में डेवलपमेंट का ट्रीटी का बुनियाद भी है और कस्टम्स भी हैं। सॉवरेन इम्यूनिटी का जो कानून है वो इंटरनेशनल कस्टम्स की बुनियाद पर उसको एडमिट तस्वर किया जाता है और उसको काफी वेल रिसीव्ड समझा जाता है। इस पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। ये बेसिकली कानून अपनी जगह अवेलेबल है। ये अलग बात है कि इस कानून की इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ कोर्ट्स क्या करते हैं, वो एक अलग बहस है, लेकिन वो मेरे ख्याल इस वक्त रेलेवेंट नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका अहमद बिलाल सूफी साहब हमसे बात करने का। नाज़रीन, आपने सुना कि आसिफ अली ज़रदारी साहब को न सिर्फ मुल्क में आर्टिकल 248 के तहत इम्यूनिटी हासिल है, बल्कि उनको एक इंटरनेशनल लॉ का कॉन्सेप्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरेन इम्यूनिटी, उसके तहत भी उनको बीइंग द हेड ऑफ द स्टेट इम्यूनिटी हासिल है। यानी कि जो स्विस केसेस हैं उस पर अभी तक जो अहमद बिलाल सूफी साहब ने बात कही है वो यही बात सामने आ रही है कि दरख्वास्त फाइल हो सकती है लेकिन कोई कंटिन्यूएशन नहीं आ सकती, कोई चीज़ आगे प्रोसीड नहीं कर सकती, क्योंकि आसिफ अली ज़रदारी साहब इस वक्त हेड ऑफ द स्टेट हैं और इंटरनेशनल लॉ भी उन्हें प्रोटेक्ट करता है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर इरफान सदीकी साहब, जो कि एक सीनियर तज्ज़ियाकार है, और उनसे हम बात करते हैं सियासी सूरत हाल के ऊपर। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अंदर जो मफाहमत का एक नया दौर जिसको कहा जा रहा है, क्या वो शुरू हो रहा है या नहीं? अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। वालेकुम अस्सलाम। फान साहब, ये फरमाइएगा कि कल आप जानते हैं मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब की भी गिलानी साहब के साथ, और उसके बाद सरदार असलम रईसानी साहब भी यहाँ पर आए हुए थे, शायद आसिफ अली ज़रदारी साहब का कोई मफाहमती पैगाम लेकर। आप क्या समझते हैं कि ये कोई मफाहमत या रिकन्सिलिएशन इन पार्टीज़ की, पहले भी आपको पता है ऐसी बड़ी मुलाकातें हुई, क्या सिग्निफिकेंस है इन मुलाकातों की? मुझे तो कोई खास सिग्निफिकेंस इसकी नज़र नहीं आती। ये मामूल की मेरा ख्याल है कोशिशें हैं, चूंकि हुकूमत एनआरओ पे जो अदालती फैसला आया है उसके बाद अपने आप को दबाव में महसूस करती है। खास तौर पर सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब पे बहुत जबरदस्त प्रेशर है। माजी में भी यही होता रहा है कि जब दबाव बड़ा, प्रेशर आए
तो उन्होंने कोशिश की कि दूसरी जमातों के साथ भी मामलात बेहतर बनाए जाएं और पर्टिकुलरली मुस्लिम लीग नून के साथ नए सिरे से कोई मुफाहमत की जाए। नवाज शरीफ साहब से मुलाकातें हुई, तो ये एक वही पुरानी रेसिपी है मेरा ख्याल है, इसके अंदर कोई नयापन तो नहीं है। लेकिन अब देखना ये है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले का और उस पर अमल दरामद का आ जाएगा तो मुस्लिम लीग नून हो या कोई दूसरी जमात हो वो क्या रिलीफ दे सकती है पीपल्स पार्टी को या हुकूमत को। कोई जमात भी इस मौक़िफ़ के हक में तो उनके साथ नहीं खड़ी हो सकती कि जी ये फैसला इस पे अमल दरामद नहीं होना चाहिए, या ये कलम या संगीन की जो फिलासफी दी जा रही है हुकूमत की तरफ से, इस फिलासफी की तो जाहिर है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से उन्हें हिमायत नहीं मिलेगी। जहां तक उमूमी ताल्लुक है, सिस्टम की बका का ताल्लुक है, जमहूरी निज़ाम के तसलसल का ताल्लुक है, इसमें पहले भी कोई इख्तलाफ नहीं था और अब भी मुस्लिम लीग नून रस्मी तौर पे यही कह देगी। लेकिन जब मामला ये आ जाएगा कि क्या वो पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी हो जाती है या वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की या आईनी जो तकाजे हैं उसकी हमायत करती है, तो इसमें तो किसी को शक नहीं होना चाहिए। इरफान साहब ये फरमाइएगा कि गिलानी साहब की और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात में एक जो बात सामने आई वो ये भी कि जी मिड टर्म इलेक्शन की जो पॉसिबिलिटी है उसको बिल्कुल रूल आउट कर दिया गया कि अब कभी कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा बहरान नहीं है जिसकी वजह से मिड टर्म इलेक्शन हो सके। आप क्या कहते हैं कि ये सिर्फ एक सियासी बयान है, सियासी कमिटमेंट है, या वाकईतन ये जो बहरान है ये ख़त्म होता दिखाई दे रहा है? ये तो मैं नहीं समझता कि इस बयान की कोई अहमियत है, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन का मुतालबा तो किसी तरफ से भी नहीं हो रहा है सिवाय उन अनासर के जो 2008 के इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सके और बाहर बैठे हुए हैं। वो फितरी तौर पर ये मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन जो पार्लियामेंट के अंदर लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो हुकूमत के बेंचों पे हैं चाहे वो अपोजिशन के बेंचों पे हैं, किसी ने भी मिड टर्म इलेक्शन का मुतालबा नहीं किया। और इस वक्त तक जो सूरत हाल है वो इस तरह के मुतालबे की कोई है भी नहीं। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि मिड टर्म इलेक्शन की जो मैं देखता हूं, अगर कोई ये मुतालबा कह लें या ये सूरत हाल अगर पैदा होती है तो ये अपोजिशन की वजह से नहीं होगी। ये सूरत हाल पैदा हो सकती है हुकूमत के अपने अक़दामात की वजह से, हिकमत अमली की वजह से। अगर वो रेजिस्ट करते हैं इस फैसले को और महाज आराई की एक पॉलिसी पे चलते हैं तो फिर यकीनन ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे। और मिड टर्म इलेक्शन को गैर आईनी मुतालबा भी नहीं है। जब कभी आइन के अंदर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो ये बिल्कुल आइन के मुताबिक एक रेमेडी है, और हो सकता है कि खुद कोई अपोजिशन मुतालबा करे या ना करे, खुद हुकूमत की सफ़ों से मुतालबा आ जाए जी कि ठीक है हम मुस्ताफ़ी हो रहे हैं और मिड टर्म इलेक्शन होने चाहिए। ये हालात तो वाक़यात पे मुनसर है, पहले से कोई राय कायम करना या फतवा देना बड़ा मुश्किल है। बहुत शुक्रिया इरफान सिद्दीकी साहब आपका हमसे बात करने का। नाज़रीन, आपने सुना इरफान सिद्दीकी साहब ने क्या कहा। उन्होंने इस बात का तज्जिया कुछ इस तरह से किया, हमारे मुल्क के जो इस वक्त सियासी हालात हैं कि ऑन द फेस ऑफ इट जो बयानात दिए जा रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत की तरफ से या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, उनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इन मुलाकातों की भी इरफान सिद्दीकी साहब की नज़र में कोई सिग्निफिकेंस रही है। और जहाँ तक बात है मिड टर्म इलेक्शंस की, तो उसके हवाले से इरफान सिद्दीकी साहब ये कहते हैं कि ये मुतालबा उन अनासर या उन पार्टीज़ की तरफ से आ रहा है जो 2008 के इलेक्शंस में शामिल नहीं थे। एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आपसे मज़ीद गुफ्तगू होगी, हमारे साथ रहिएगा।